जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। इसको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि यूनिट अर्थात इकाई होती क्या है। जैसे आप हमारे यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही है उसको देखिए। यहाँ पे हमारे पास एक पूरी की पूरी पिक्चर है। इसमें आपको क्या दिख रहा है वो देखिए। ये पिक्चर है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ सीट्स हैं, ये एक दूसरे से जॉइंट हैं, यानी एक दूसरे जॉइंटों को बड़ी सीट बना रहे हैं। अगर हम बोलें कि इनकी यूनिट क्या है तो इनकी यूनिट क्या कहलाई, एक हम सीट को निकाल के बोलेंगे कि इसकी यूनिट ये है। मतलब किसी बड़ी संरचना को बनाने में जो छोटी छोटी संरचनाओं की आवश्यकता होती है वही उसकी इकाई कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हम ऊपर वाली दीवार को देखिए। अगर आपसे पूछे इस जो आपको दीवार दिखाई दे रही है इसकी यूनिट क्या है तो आप क्या कहेंगे? इस दीवार की यूनिट, ये दीवार किससे मिलकर बनी है? एक ईंट से। तो इस दीवार की यूनिट क्या है? हमारे पास में एक ईंट है। दीवार की यूनिट क्या कहलाएगी? एक ईंट है। वैसे ही हमारे पास में आभूषण दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे क्या है? हमारे पास में कुछ आभूषण है। तो आपसे पूछ सकता है इन आभूषणों की इकाई क्या है। तो हम आभूषण को देखेंगे और बताएंगे ये आभूषण जो हैं सोने से बने हुए, अर्थात इनकी इकाई सोना है। और अगर हम इसको रसायन विज्ञान और बायोलॉजी की भाषा में कहें तो इसको सोना जो हमारे पास में होता है इसको हम AU से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं गोल्ड। तो आपको यहाँ समझ आ चुका होगा कि इकाई किसे कहते हैं। जिस भी छोटी से छोटी वस्तु से कोई बड़ी चीज़ बनी होती है, बड़ी वस्तु बनी होती है, वह उसकी इकाई कहलाती है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं सेल के बारे में। सेल आखिर होते क्या हैं? सेल को हिंदी में कहते हैं हम कोशिका। देखिए, सभी जीव जंतु जिनमें हम भी शामिल होते हैं और पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, वे होते हैं एक कोशिकीय जीव और हम होते हैं बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव भी कहते हैं और जो बहुकोशीय जीव होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। हम सभी किस में आते हैं? यूकैरियोटिक जीव में आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव की कोशिका कैसी की संरचना कैसी होती है उसकी वीडियो हम अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन सेल के बारे में, यानी हम अपने सेल के बारे में देख रहे हैं। हमारा जो शरीर जिन सेल से बना है उनके बारे में देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे किन किन चीज़ों से बना हुआ है। इसके बाद इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे ये होती क्या है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आप बीचों बीच देख रहे हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। क्या है हमारे पास बीचों बीच में? न्यूक्लियस, यानी हिंदी में कहें तो ये हमारे पास केंद्रक है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास में लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया रहा, ये राइबोसोम्स है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हमने बता दिया। बाकी की चर्चा हम जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब करते हैं। अब आगे बढ़कर हम देखते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल कैसी होती है? हम जो अभी देख रहे थे वो थी हमारी ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल कैसी थी हमारे पास में? ह्यूमन सेल की संरचना हमारे पास में गोल थी और जो प्लांट सेल है इसकी थोड़ी चौकोर टाइप में हमें संरचना मिलेगी। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, उसको देखते हैं। देखिए, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है जो कि हमारे ह्यूमन में पाया जाता है। सेल वॉल जो है ये है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल में भी पाई जाती है, इसमें भी, बस सेल वॉल इसमें जो है अलग से पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हम में भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है। वोकल्स यानी राजधानी जो होती है मानव में भी पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये अलग से पाया जाता है। गोल्जी अपरेटस इसमें भी पाया जाता है। स्मूथ और रफ सेल इसमें भी पाया जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनके कार्य जानते हैं। जो हमने अभी अंग पढ़े हैं, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं वो देखते हैं हम।
सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस होता क्या है और इसका काम क्या होता है। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है यह कोशिका के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। हमने पीछे भी देखा है, जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये रहा इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे देखें तो इसका न्यूक्लियस कहाँ है, ये है, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन सेल में देखें तो कहाँ पे है न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। अब हम इसी न्यूक्लियस के बारे में जानने वाले हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है, इसका काम क्या होता है। देखिए, जो आपको बीचों बीच दिख रहा है ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जिस चीज़ पे रखा हो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे आगे। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसका ये पोर है। अब इसकी हम कार्य की बात में करें तो जो न्यूक्लियस है केंद्र है, इसको हम समझ सकते हैं मानव मस्तिष्क की भांति, यानी कोशिका मस्तिष्क हम कहें तो न्यूक्लियस को हम कोशिका मस्तिष्क कह सकते हैं। इसका काम होता है बाकी के अंगों को कंट्रोल करना कि तुम्हारा काम ये है तुम ये करो, तुम्हारा काम ये है तुम ये करो, ठीक है। आगे देखते हैं संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, चूँकि कोशिका की संरचना बहुत छोटी होती है, हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, कोशिका की संरचना छोटी होती है, ये हम बता चुके हैं। अब देखिए, कोशिका जो है स्पंज टाइप की होती है, वो चकती तो चक्री रहती है, मतलब कभी छोटी होगी कभी बड़ी होगी। अब इसकी संरचना को दृढ़ रखने के लिए, ताकि वह स्थिर रहे, इसके लिए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी संरचना जो है नलिका के समान होती है। अब हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोकुलम को हम हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतर प्रादब्य जालिका, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं चिकनी अंतर प्रदब्य जालिका। अब हम दोनों के काम जानते हैं। ये दो अलग अलग हमने रेटिकुलम अगर पढ़ रहे हैं तो दोनों के काम क्या होंगे। देखिए, जो स्मूथ होती है हमारे पास में, इसका काम होता है वसा और लिपिड का निर्माण करना। वसा का और लिपिड का निर्माण कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ ईआर भी हम कह सकते हैं। आप इसको याद कैसे रखें, देखिए स्मूथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिकनी। स्मूथ क्या बोलते हैं, चिकनी। और जो हमारे पास में घी होता है वो भी एक प्रकार का वसा है, तेल है वो भी एक प्रकार का वसा है। आपने देखा होगा वो हमें चिकना लगाई देता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वसा में आता है। वसा कैसी होती है, चिकनी, और इसका निर्माण कौन करता है, स्मूथ ईआर। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब इसका काम क्या होता है, इसको देखिए इसकी संरचना आप देख सकते हैं। इसकी संरचना किस प्रकार से बनी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ खाली जगह दिख रही है, खाली जगह दिख रही है ना, तो इसका कुछ तो काम होता होगा। तो इसका काम होता है जो वसा बना रहे हैं, कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहे हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। या फिर आगे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की फैक्ट्री कहते हैं, ये बनाता है ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम भी कौन करता है, गोल्जी एपरेटस कहता है। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। अभी मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आप संरचना देखना है। इसका मुख्य काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए इसे ऊर्जा की फैक्ट्री भी हम कहते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है। देखिए, हम जो भोजन करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज यकृत अवशोषित करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इससे ऊर्जा तो बना नहीं पाएगा, तो जो फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है वह आती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तब यह ऊर्जा का निर्माण करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि इधर उधर नहीं जा सकता, इसलिए क्या करता है, अपनी ऊर्जा को दे देता है किसको, गाल्जी बॉडी को। तो गाल्जी बॉडी पूरे शरीर में उसको फैला देती है जिस जगह उसको ज़रूरत पड़ती है।
अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है समझने लायक कि गाल्जी बॉडी भी यहाँ से वहाँ कैसे जा सकता है, या फिर ऑक्सीजन अंदर या बाहर कैसे आ सकती है। कोशिका तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बंद है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने बात नहीं की है तो चलिए हम पीछे चलते हैं और उसकी देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्लांट सेल में हम दोनों चीज़ देख लेते हैं क्या क्या है। आप जो यहाँ पे लेयर देख रहे हैं, ये छोटी सी लेयर देख रहे हैं, ये जो गई है इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसका काम होता है बाहरी तरल पदार्थों को अंदर आने से रोकना, या वो जरूरी पदार्थ होते हैं उनको ही अंदर आने देती है। ठीक है, ये ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो आवश्यक चीज़ें हैं सिर्फ वही आ सकें, अनावश्यक चीज़ें बाहर ही रहें, इसलिए इसे हम अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। ये भी संरचना हमने दोनों स्ट्रक्चर में देखी है, पादप में भी देखी है और ह्यूमन में देखी है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है इसकी भी एक मेम्ब्रेन से बना होता है। एक जो लाइसोसोम होती है ये भी कैसा बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। जो हमने अभी पीछे पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोटीन का बना होता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले इसकी बाहरी कवर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। दूसरी बात, इसके पास भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब झिल्ली टाइप की संरचना। मेम्ब्रेन मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतली संरचना, और इसके अंदर भरा होता है एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है? इस एंजाइम का काम होता है किसी चीज़ को तोड़ना। मान के चलिए कोई अंग काम नहीं कर रहा कोशिका के अंदर, तो केंद्रक इसको आदेश देगा कि जा वो काम नहीं कर रहा, उसको मार दो, तो इसको मार देगा। या फिर किसी कारण से केंद्रक या फिर बाकी काम नहीं हो रहा है, किसी आपने देखा चोट वगैरह लग जाती है, खून जल जाता है, वो इसी कारण। अब वो काम नहीं होता तो लाइसोसोम जो है फट जाता है, इसलिए इसे हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लास्ट होकर सभी कोशिका को आसपास की मार देता है। आगे हम देखते हैं प्लास्टिड क्या होते हैं। देखिए प्लास्टिड जो है हमने प्लांट्स सेल में देखा था कि प्लास्टिड नामक कोई संरचना है। जो प्लास्टिड होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे हम बेसिक पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। बस आप ये जानिए, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आराम से एक एक कर जानेंगे कि हम क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से जानेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आता है हमारे तो हम अच्छे से लिख सकें। ये हमारे पास साइटोसोम है। क्योंकि साइटोसोम भी क्या है, हमारे सेल की ही संरचना है, आंतरिक संरचना। साइटोसोम का काम होता है सेल को विभाजित करना या विभाजन करना। इसका काम क्या होता है? विभाजन करना। इसकी ज़रूरत जब पड़ती है जब हम वृद्धि करते हैं। जैसे हम वृद्धि करते हैं तो हमें और ज़्यादा अब कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। कौन कोशिका विभाजन करता है? साइटोप्लाज्म करता है। ठीक है, और या फिर हम कट पट जाते हैं तो उस जगह को चोट को भरने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। चोट को भरने के लिए भी विभाजन करके उस चोट को भरता कौन है? साइटोप्लाज्म भरता है, साइटोसोम। ठीक है, सॉरी साइटोप्लाज्म बोल दिया मैंने, साइटोसोम भरता है। देखिए साइटोसोम जो होता है विभाजन करके न्यू संतति भी उत्पन्न करता है। ये 3 प्रकार से होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री और आसूत्री विभाजन। ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे साइटोप्लाज्म की 3 अवस्थाएं, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, कैसे होता है और इनमें डिफरेंट क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।